हेलो स्टूडेंट्स, एम आई विजिबल? हम दिख रहे हैं। आई होप आई एम विजिबल, हम दिख रहे होंगे। वीडियो मेरी जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले लाइव क्लासेस के फोर्थ पार्ट में हम जो है न्यूट्रिशन के पार्ट में आगे हम हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किए थे। तो फोटोसिंथेसिस का हम आउटलाइन डेफिनेशन दिए थे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझाए थे। तो फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट जो है वह सनलाइट, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल हो गया एटमॉस्फेयर से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, और जल जो है पौधों के रूट से, रूट एयर से होता है और यह लीफ तक पहुंचता है। कैपिलरी वाटर पौधे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करते हैं और यह लीफ तक पहुंचता है। तो ये चारों पार्ट जो है एटमॉस्फेरिक CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका रिएक्शन वगैरह हम कल देखे थे, और आज हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म को प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि भी कहते हैं, और इसकी क्रियाविधि जो है दो चरणों में हम समझ सकते हैं। पहला ऐसा होता है, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसे हिंदी में प्रकाशिक अक्रिया बोलते हैं। लाइट रिएक्शन और प्रकाशिक अक्रिया। इस पे वर्क खोज किए थे रॉबिन हिल 1937 में। रॉबिन हिल 1937 में इन्होंने बताया था कि यह अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। इसमें होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम कल वैसे बताए थे, थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसका जो है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, वो हम लिख रहे हैं। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, IM लिख रहे हैं। और इसमें जो है इस तरह की संरचना पाई जाती है। थैलेक्वाइड बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। जो है कनेक्टेड आपस में रहते हैं एक दूसरे से। इसमें ग्राउंड मैटर होता है जिसे बोलते हैं थैलेस्ट्रोमा। ग्राउंड मैटर जो होता है इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और यहाँ पे जो होता है इसे थैलेक्वाइड बोलते हैं। इसके इनर मेम्ब्रेन में जो होता है ग्रैना होता है, और ग्रैना के मेम्ब्रेन में जो है लाइट रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। ग्रैना जो होता है GRANN, ग्रैना मतलब प्लूरल बोलते हैं इसका, क्योंकि 230 से 250 ग्रैनम्स में पाए जाते हैं, और सिंगुलर इसका होता है ग्रैनम, GRANN। तो ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ADP बनता है और NADPH2 बनता है। तो इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। पहले जो होता है ADP, क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन आता है, सनलाइट से रेडिएंट एनर्जी आती है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वह एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के जो है ATP पहले बनता है। तो ATP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई एनर्जेटिक बॉन्ड इसको बोलते हैं, ATP का निर्माण होता है। और इसके बाद जो स्टेप इसका स्टार्ट होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोप्लास्ट से जो सनलाइट आता है इससे क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है। तो जो पानी जड़ों द्वारा पौधों में पहुंचता है तो इसका अपघटन होता है, पार्ट में टूटता है। इसको हम निम्न रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं। 4H2O एक्साइटेड क्लोरोफिल, तो हाइड्रोजन आयन में टूटता है, और 4OH हाइड्रोक्सी आयन में कन्वर्ट होता है।
तो फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो वाटर जड़ों द्वारा पौधे लेते हैं वह क्लोरोफिल सनलाइट से एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और हाइड्रोजन आयन और OH आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद जो है हाइड्रोजन आयन 4OH आयन जो है टूट जाता है, तो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का निर्माण करता है और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होता है। और यह ऑक्सीजन जो है पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों में स्टोमेटा जो पाए जाते हैं लीफ में, सक्सेस का पढ़ेंगे यहाँ भी हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, इसमें स्टोमेटा पाया जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है लीव्स के में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और जो है सराउंडिंग में जाता है, जो जितने भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं उनके श्वसन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद फोटोलिसिस वाटर में जो भी हाइड्रोजन होता है, फिर एक रिड्यूसर पर NADP एक मॉलिक्यूल जो अपचायक का काम करता है 4OH आयन और NADP से मिल करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। NADPH2 जो होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP को बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NiCOTIN, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। फिर इसके बाद से इसमें जो ADP होता है, हायर एनर्जेटिक बॉन्ड इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़ करके ATP का निर्माण करता है। तो प्रकाश लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि जो वाटर जड़ों द्वारा, जो पानी पौधे जड़ों द्वारा लिए उसका जो है अपने आयनों में H आयन और OH आयन में इसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर OH आयन जो होता है ये फिर जल बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल O2 का बनता है और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। इसके बाद से फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन आयन होता है NADP से मिल करके NADPH2 का निर्माण करता है। फिर ADP इसमें ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट के थ्रू ATP का निर्माण हो जाता है। चूंकि यह निर्माण जो है क्लोरोफिल में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, क्लोरोफिल के माध्यम से, इसे जो थे फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है इसमें जो है डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि 1905 में इसका आविष्कार जो है ब्लैकमैन ने किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जो CO2 एटमॉस्फेयर से पौधे लिए तो 6 कार्बन एटम 6 CO2 प्लस RDP रिबुलोज डाई फास्फेट इसको बोलते हैं, रिबुलोज डाई फास्फेट बोलते हैं। इसके बाद आगे चल के PGA का निर्माण करता है, PGA को बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको। इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको, PGA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और यह PGA जो है NADPH2 से मिल करके यह जो है PGA फास्फोग्लिसरिक और लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 बना था जो है तो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में टूट जाता है और फिर NADP यहाँ पे रिलीज हो जाता है। फिर जो है NADP जो है लाइट रिएक्शन के हाइड्रोजन आयन से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। फिर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल रिबुलोज डाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं
पीजीएल के हेल्प से, और शेष 2 मॉलिक्यूल होते हैं पीसीएल के हेक्सोस शुगर बनाने में मदद करते हैं। तो हेक्सोस शुगर जैसा कि बता दिए थे, कल हम मोनोसेक्राइड के सेक्शन में बताए थे कि मोनोसेक्राइड के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं C3 से लेकर के C7 तक होते हैं। तो C4 टेट्रोज हो जाता है, C3 ट्राइयूज होता है, C5 वाला होगा तो पेंटोज होगा। पेंटोज शुगर जो है लिविंग बेस में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में जो है शुगर के रूप में जुड़ता है नाइट्रोजन बेस से जो है। इसके बाद जो है C6 का जो होता है, C6 हेक्सोस शुगर कहते हैं, C6H12O6 का, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, 6CO2 प्लस 12 ATP और प्लस 12 NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बना था, तो ये ग्लूकोज अणु का निर्माण करता है, ग्लूकोज अणु का निर्माण करता है। और 12 ATP और 12 NADP और 6H2O, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट में फिर जो है ATP, इसके पहले भी यहाँ भी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के ATP का निर्माण करता है, ATP का जनरेशन करता है। इसे प्रोटोफास्फोरिलेशन करेंगे। और जो है इसके पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर बस रिपीट कर समराइज कर रहे हैं। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है 10th लेवल पे, और डीप में नहीं जा रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन जिसे प्रकाशीय प्रक्रिया कहते हैं, रॉबिन हिल ने 1937 में इसका आविष्कार किया था। यह क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेनम में कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा तो ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय प्रक्रिया कहाँ पे पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 देगा, तो करेक्ट आंसर ग्रेनम होगा। मान लो ग्रेनम दे दे, थैलेपॉइड ग्रेनम दे दे, स्ट्रोमा दे दे और इनर मेम्ब्रेन दे दे, तो आप क्या लगाएंगे? ग्रेनम लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो वाटर जड़ों के द्वारा पौधे लेते हैं वह जो 2 भाग में टूटते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, 4H आयन और OH आयन। फिर 4OH आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल में 2 में कन्वर्ट होते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है पत्तियों के स्टोमेटा के थ्रू जो है वातावरण में चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, जिसका प्रयोग सभी जीवधारी जंतु जो होते हैं वह रिस्पिरेशन में सभी जीवधारी O2 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से जो हाइड्रोजन आयन होता है, NADP रिड्यूसिंग ड्राई पदार्थ है, 4H आयन से मिलकर के NADPH2 का निर्माण करता है। NADP को निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट कहते हैं। और आगे चल के NADPH2 में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पे ADP, यह जो है हायर एनर्जी बांड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीधी जो बांड होती है नॉर्मल बांडिंग होती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट बांडिंग बनाते हैं, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हाई एनर्जी बांडिंग के लिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ATP का जनरेशन हो जाता है। इसके बाद जो है यही NADP और ATP का यूज जो है डार्क रिएक्शन में होता है, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं और ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं। 1905 में इसका आविष्कार हुआ था। और डार्क रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो रिएक्शन को हम शॉर्टली निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड RDP भी एक इसमें जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, जिसे रिबुलोज डाइफॉस्फेट कहते हैं। रिबुलोज, R से रिबुलोज, D से डाई, P से फास्फेट कहते हैं। और यह PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, 12 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है।
और इसके फिर आगे सेकेंड रिएक्शन का बन रहा है जो NADPH2 बना है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सॉरी, तो फास्फोग्लिसरीन के साथ मिल करके NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हाइड्रोजन का इसमें जुड़ा है तो यह PGAL में स्वतंत्र हो जाता है और पुनः इसके बाद NADP बन जाता है। थर्ड स्टेप में इसके PGAL जो यहाँ पे बना हुआ है फास्फोग्लिसरिक एसिड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसके 10 मॉलिक्यूल मिल करके RDP में कन्वर्ट हो जाते हैं और शेष 2 मॉलिक्यूल मिलकर के हेक्सोस शुगर का निर्माण करते हैं। तो इसके आगे कंटिन्यू रिएक्शन में हम लिख सकते हैं 6CO2 प्लस ATP भी यहाँ पे यूज होता है, 12 ATP प्लस जो है 12 ADP, 6CO2 प्लस 12 ADP मिलकर के जो है मिलकर के जो है 6C6H12O6 प्लस 12 ATP और 12 NADPH2 प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ADP और किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जब चलता है तो ATP की नीड होती है। ATP जब खत्म होता है तो फिर फास्फेट से जोड़ करके ATP का निर्माण होता है। इसी को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। चूंकि यह जो है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं कि ATP के बारे में, जो कि बार बार पूछा जाता है ATP के बारे में। तो ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जो कि यूजुअल माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब ATP का निर्माण करती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो इसे कहते हैं फास्फोरिलेशन। लेकिन जब ATP का जनरेशन जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है, इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है। इसके बाद जो है यह है एडेनिन। क्या बोलते हैं इसको? एडेनिन बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में जब आगे न्यूक्लियस का न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस होता है। तो प्यूरीन में आता है एडेनिन और ग्वानिन आता है। प्यूरीन में साइटोसिन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद RNA तो न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA का इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। एडेनिन हो गया प्लस एडेनिन प्लस यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फास्फेट हटा रहा है, तो इसे बोलेंगे AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद यहाँ पे एक फास्फेट इनऑर्गेनिक और I से इनऑर्गेनिक फास्फेट है, मिल गया, तो इसे बोलेंगे ADP। क्या बोलेंगे? ADP। इसके बाद से एक तीसरा भी इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल गया, तो यह आगे चल के हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। तो ATP को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यूजुअली बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में भी ATP का जनरेशन होता है, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मतलब जितना भी ATP जनरेट होगा उतना ही जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी की अधिक होगी। इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। जैसे करेंसी हम बोलते हैं कि हमारे पास है, हमारे अकाउंट में हमारे पैसा है, ATM लगाए तो पैसा उससे निकलेगा, करेंसी रहेगी। करेंसी नहीं रहेगी तो पैसा उसमें नहीं निकलेगा। इसी तरह से यदि हम हेल्दी हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है, तो ATP का निर्माण होगा, तो हमारी लाइफ प्रोसेस कायदे से चलेंगे।
इस पार्ट में हम कोशिश किए समझाने के लिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का समझना आवश्यक है। और लाइट रिएक्शन जैसे बता चुके हैं, इसको प्रकाशिक प्रतिक्रिया कहते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन जो होती है, इसे केल्विन बेंसन ने खोजा था। लाइट के एब्सेंट में नाइट वगैरह में रिएक्शन होती है। तो आगे हम बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या होते हैं, क्या ऐसा कारक है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है अथवा बढ़ जाती है, घटती है अथवा बढ़ती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये तो हमको उम्मीद है कि क्लियर होगा सबका जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा क्लोरोफिल जो होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वैसे लिविंग वर्ल्ड में दो तरह की क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है C55H22O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी जो होता है, इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C55H7O6N4Mg होता है, क्लोरोफिल बी होता है। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, Mg। यहाँ पे पाइटॉल रिंग्स होता है, यहाँ भी ऐसे होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया मैग्नीशियम। अच्छा, पाइटॉल रिंग के द्वारा जुड़ा होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल। इसी तरह से हीमोग्लोबिन में भी होता है Fe सेंट्रल मेटल होता है। बाकी इसमें आगे जो स्टूडेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। बोर्ड के साथ साथ क्वेश्चन की तरफ भी हमारा इंटरेस्ट है, पैदा करना बच्चों को हम चाह रहे हैं। तो इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है ग्रीन पौधों में ग्रीन पार्ट के लिए, इसी तरह से एनिमल्स में, हम लोगों में भी ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ब्लड पिगमेंट कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम Fe होता है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है Mg होता है। तो यह जो है इसी नाते Mg चूंकि क्लोरोफिल पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है और जंतुओं में होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। और आयरन देखा जाता है यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आगे डिटेल इसका पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया। फिर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले कारक, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है दो तरह के कारक होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESI, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले दो तरह के कारक होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, बाह्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर और बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहला हो गया जो है ताप। क्या हो गया? ताप, जिसको टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर।
डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे होती है। पूछा जाए कि हमारे शरीर में जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है कितने डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से होती है, बढ़िया से होती है, तो ये हो गया 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि लिविंग बींग्स जो होते हैं वह मिनिमम टेम्परेचर पे चलते हैं तो मैक्सिमम पे, मिनिमम पे भी नहीं चलेंगे और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये होल्ड करते हैं। तो टेम्परेचर की जहाँ तक बात होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में 25 टू 40 पे होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस बहुत प्रॉपर वे में चलेगा। और हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर आगे हम टेम्परेचर 40 डिग्री से एबव कर देते हैं तो फोटोसिंथेसिस का गति क्या होगा, कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। लेकिन 10 टू 35 डिग्री सेल्सियस पे जो है फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ही अधिक होगा। तो इसके बाद से दूसरा है वाटर, दूसरा फैक्टर इसका है वाटर। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का होना अनिवार्य है, और यह जल जो है पौधे जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, रूट हेयर के थ्रू प्राप्त करते हैं। ये लीव्स में जाता है थ्रू जाइलम के थ्रू जाता है और फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो निश्चित मात्रा से यदि कम जल रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ भी कह रहे हैं कि जितना अमाउंट चाहिए उतना ही पानी चाहिए। इसके बाद से खनिज लवण है। खनिज लवण में जैसा कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सेकंड वाटर हो गया और थर्ड हो गया खनिज लवण। खनिज लवण के लिए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में Mg मेन सेंटर मेटल होता है और आयरन होता है। तो यह सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और इसके बाद इंटरनल फैक्टर आता है। इसके बाद क्या आता है, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल आंतरिक कारक। पहला बाह्य कारक हो गया और दूसरा हो गया आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में जो हो जाएगा, जैसे लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है। लीफ जैसे है कोई नरेकार या मूलों का, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा अपर एपिडर्मिस हो जाएगा, अपर एपिडर्मिस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा कहीं अपर पे होता है, कहीं लोअर पे होता है। पूरे प्लांट किंगडम में देखा जाए तो जेरोफिटिक भी प्लांट होते हैं, मेसोफिटिक भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टोमेटा फैक्टर इफेक्ट करता है जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। स्टोमेटा की संख्या और वितरण, क्लोरोफिल की मात्रा आदि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। तो आज हम डिस्कस किए हैं न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन में हायर प्लांट्स के बारे में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बताए हैं। तो फोटोसिंथेसिस पहले डिस्कस किए हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे, हर एक पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। और इसमें जो रिक्वायरमेंट फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक CO2, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है H2O पौधे रूट हेयर से लेते हैं, और सनलाइट, क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। इसको एक बार फिर रिएक्शन के थ्रू बता रहे हैं।
6CO2, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए, प्लस 12H2O, फैक्टर्स इसमें दो और हैं, क्लोरोफिल, पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल, पर्णहरित हिंदी में कहेंगे पर्णहरित, क्लोरोफिल, पर्णहरित और सनलाइट, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिना सन के हम पृथ्वी पे जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं, और अल्टीमेट मतलब कि अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, इसको प्राणवायु कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है जो है ग्लूकोज के रूप में, आगे जब पॉलीमर बन जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, जिससे जितने भी लिविंग वर्ल्ड में हेट्रोट्रॉफ होते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, सब इसी पे निर्भर करते हैं। तो कहने वाला है प्रकाश संश्लेषण में फ्लो ऑफ एनर्जी भी बताए थे कि 1 से 3% पौधे प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं, और जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो कि फूड चेन के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में जो है इस पोषण का काम करता है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है, थोड़ा सा कठिन टफ वाला क्वेश्चन भी नहीं, कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किस तरह के पौधे करते हैं। तो पूछा जाए कि जलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे, और जो ऐसे पौधे जो वाटर सोर्स समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोग सोच के बताइएगा। वैसे हम हिंट कर रहे हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, वाटर है। पृथ्वी का 2/3 भाग क्या, मान लो अर्थ का सिस्टम हम बना रहे हैं, तो पूरा जो है ये वाटर बॉडीज है, जल है, और बाकी 21 to 25% स्थलीय भाग है। तो चूंकि पानी भी दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, खारा पानी और जो है नॉर्मल वाटर, ठीक है, जिसमें साल्ट वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो जो एल्गी होती है, समुद्री एल्गी होती है, वो प्रकाश संश्लेषण चूंकि यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो मैरीन वाटर में जो एल्गी पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण के कारण में ऑक्सीजन ज़्यादा देती है और फूड का फॉर्मेशन करती है। तो इसके मैकेनिज्म पे आए हैं, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है रॉबिन हिल 1937 में इसको खोजा था, जो कि क्लोरोप्लास्ट के चैनल में होता है, और यहाँ पे NADP, H2 और ATP का जनरेशन होता है। इसके बाद आता है डार्क रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है, जो कि यहाँ पे NADP, H2 जो बना और जो है CO2 की हेल्प से जो है ग्लूकोज का है 6 कार्बोनेटेड ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसके बाद हम फैक्टर इफेक्टिंग कारण भी बताए, तो फैक्टर इफेक्टिंग कारण में एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के बारे में बताए। एक्सटर्नल फैक्टर में मेन टेम्परेचर होता है और जल होता है, जल बोलते हैं, खनिज लवण भी होता है, इसके बारे में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी बता दिए। और आंतरिक कारक में जो है स्टोमेटा लीफ के अपर में पाया जाता है कि लोअर में पाया जाता है, और यही सब है। तो इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो बनेगा, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है। तो प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आज हम जितना बताए हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में बताए हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जितना बताए हैं एज इट इज लिख देना है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में प्लांट किंगडम में न्यूट्रिशन हम डील किए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे
कि लिविंग बर्ड जैसे एनिमल्स होते हैं, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, हमारे पास सिंगल सेलुलर सेल है, तो एक ही सेल में पूरी लाइफ की एक्टिविटीज डील करता है। चूंकि न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा में जैसे आ गया, कोई फूड पार्टिकल जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता, प्रोटोजोआ का ये मेंबर होता है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। कोई फूड पार्टिकल्स सपोज करिए कि यहाँ पे आ गया, फूड पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड फेज में ये फूड पार्टिकल्स सूडोपोडिया यहाँ पे इसको इन कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, फूड मटेरियल फूड पार्टिकल्स थ्रू सूडोपोडिया के इंटरनल चला जाएगा। यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो अमीबा जो है जैसा कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और आज यहीं पे हम अपने को क्लोज कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, आएगा, और सभी लोग इसको फुल वीडियो देखिएगा, तभी क्लियर समझ में आएगा। और आज का मेहनत कल का अच्छा फ्यूचर है, अच्छे फ्यूचर के लिए हम होप करते हैं। बोर्ड में सभी का अच्छा मार्क्स है, इसको ध्यान में रख करके वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो सभी लोग हमारे वीडियो को खुद देखेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे, ये नहीं कि आधे आधे 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, और इसको लाइक शेयर और कमेंट करेंगे अपने फ्रेंड्स में जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, और उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।